आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लोग परेशान हैं, लेकिन बैंक ब्याज पर ब्याज वसूलने में जुटे। सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम पर तीखी बहस। पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप IT मंत्रालय ने किया बैन। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, क्या ब्याज पर मिलेगी राहत? कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सरकारी बाबू बनेंगे कर्मयोगी। पहली तिमाही की GDP -23.9%। मोदी जी आपका कोई विकल्प नहीं। बीजेपी ने 2013 में GST का विरोध इसलिए किया था। ममता बनर्जी सहित 6 मुख्यमंत्रियों ने PM को लिखी थी चिट्ठी। सरकार दे रही है मुफ्त गैस सिलेंडर, ये आखिरी योजना मौका हाथ से निकल न जाए, उठाएं इसका फ़ायदा। JEE नेट NDA के स्टूडेंट को रेलवे ने दी सुविधा, 56 स्पेशल ट्रेनें चलने का ऐलान। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया खुलासा, बहन प्रियंका को मौत के 1 महीने पहले बनाया गया था बैंक अकाउंट नामिनी। केंद्र सरकार के कर्मियों में मचा हड़कंप, 2 संयुक्त निदेशकों को समय पूर्व रिटायरमेंट देकर भेजा घर। इन 10 बड़ी खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। लोग परेशान हैं, लेकिन बैंक ब्याज पर ब्याज वसूलने में जुटी। सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम पर तीखी बहस। RBI के लोन मोरेटोरियम पर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीखी बहस हुई। कर्जदारों के वकील राजीव दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए कटघरे में खड़ा किया। RBI के लोन मोरेटोरियम के ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीखी बहस हुई। कर्जदारों के वकील राजीव दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए कटघरे में खड़ा किया। वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता नर्क में जी रही है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। RBI हमारी मदद करने के लिए एक योजना लेकर आई, लेकिन ये तो दोहरा आघात है, क्योंकि बैंक हम पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं। लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बेंच सुनवाई हुई। कल केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लोन मोरेटोरियम की स्कीम को 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आज वकील राजीव दत्ता ने आरोप लगाया कि लोग कठिन हालातों से गुजर रहे हैं और बैंक ब्याज पर ब्याज मांग रहे हैं। बैंक इसे डिफ़ाल्टर मानते हैं, जबकि हमारी तरफ से कोई डिफ़ाल्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बैंकों के लिए राजस्व नहीं है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने नुकसान होगा। वकील ने कहा कि पूरे देश में सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है और RBI चाहता है कि बैंक मुनाफा कमाए। भारतीय रिजर्व बैंक केवल एक नियामक है, बैंक के एजेंट नहीं। ऐसा लगता है कि बैंक RBI के पीछे छिपी हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप IT मंत्रालय ने किया बैन। सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच एक बार फिर से भारत सरकार ने कई चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। जानकारी के अनुसार पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप को बैन किया गया है। सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच एक बार फिर से भारत सरकार ने कई चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। जानकारी के अनुसार पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप को बैन किया गया है। सरकार की तरफ से इससे पहले भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए थे। सरकार ने हाल ही में पहले 59 ऐप को बैन किया था, जिसमें लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी शामिल था। बाद में सरकार ने 47 और ऐप को बैन किया था। आज एक बार फिर से सरकार की तरफ से पबजी समेत 118 ऐप को बैन किया गया है। IT मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पबजी के अलावा बाइडू, ऐपूस लॉन्चर प्रो जैसे ऐप को सरकार ने प्रतिबंध किया है। गौरतलब है कि जून के अंत में भारत सरकार ने टिकटॉक के अलावा 58 चीनी ऐप को भारत में बैन घोषित कर दिया था, जिसमें शेयरिट, UC ब्राउज़र, ES फाइल एक्सप्लोरर, VMate जैसे कई ऐप शामिल थे। बाद में सरकार की तरफ से जुलाई में 47 और ऐप को बैन किया गया। सरकार का दावा था कि ये सभी ऐप कुछ इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की
सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, क्या ब्याज पर मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि बैंक EMI पर मोहलत देने के साथ साथ ब्याज लगा रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है। EMI का ज़्यादातर हिस्सा ब्याज का ही होता है, इस पर भी बैंक ब्याज ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम की मामले की सुनवाई चल रही है। देखना यह है कि मोरेटोरियम के दौरान वसूलने वाले ब्याज पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं। लोगों की नज़र इस बात पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने पर कोई निर्णय देता है या नहीं। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2 बजे होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील जबरदस्त दलीलें दे रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील राजीव दत्ता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हलफनामा बांटते हुए कहा कि ये तो साफ कह रहे हैं कि मोरेटोरियम की अवधि निकलने के बाद वो अतिरिक्त EMI वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक जब कमर्शियल संस्था है तो रिजर्व बैंक कोरोना के बीच उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह कुछ ही सेक्टर को मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि ब्याज पर ब्याज के मामले पर रिजर्व बैंक निर्णय लेगा। सरकार ने सूची सौंपा है कि किन सेक्टर को आगे राहत दी जा सकती है। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिसको राहत दी जा सकती है। यह देखते हुए उनको कितना नुकसान हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र RBI ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को 3 महीने की अवधि के लिए किस्तों के भुगतान के लिए मोहलत दी गई थी। 22 मार्च को RBI ने 31 अगस्त तक के लिए 3 महीने की मोहलत की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। नतीजतन लोन EMI पर 6 महीने के लिए यह मोहलत बन गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि बैंक EMI पर मोहलत देने के साथ साथ ब्याज लगा रहे हैं, जो गैर कानूनी है। EMI का ज़्यादातर हिस्सा ब्याज का ही तो होता है और इस पर भी ब्याज लगा रहे हैं, यानी ब्याज पर भी ब्याज लिया जा रहा है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI और केंद्र से जवाब मांगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सरकारी बाबू बनेंगे कर्मयोगी। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज एक बड़े मिशन की मंजूरी मिली है। सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज एक बड़े मिशन को मंजूरी मिल गई है। CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी। यह मिशन NPCSB के तहत चलाया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में पेंशन भोगियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश EPPO सीधे उनके डिजी-लॉक में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना समाप्त होगी। डिजी-लॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है, इसमें वे अपने महत्वपूर्ण कागजात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान नए पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश की कागजी फिजिकल प्रति लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने को एक कदम उठाया गया है। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए EPPO को डिजी-लॉक के साथ जोड़ा जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर EPPO को संबंधित पेंशन भोगियों के डिजिटल लॉक में सीधे भेजा जाएगा, जिससे विलंब की संभावना समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इससे पेंशन भोगियों की मूल PPO के गायब होने की समस्या का भी अंत होगा। ऐसा होने पर उन्हें काफ़ी परेशानी होती है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने 2013 में जीएसटी का विरोध इसलिए किया था, ममता बनर्जी सहित 6 मुख्यमंत्रियों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। जीएसटी के मुद्दे पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इन राज्यों के केंद्र को और उनके संवैधानिक कर्तव्यों को याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक अस्थायी विकल्प ढूंढने को कहा। जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इन राज्यों ने केंद्र को उसके संवैधानिक कर्तव्यों को याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक अस्थायी विकल्प ढूंढने को कहा है। केंद्र से आज कहा गया है कि जो जीएसटी मुआवजे में 2.35 लाख करोड़ के बकाये को भरें। यह चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखी है। उन्होंने मांग रखी है कि केंद्र सरकार राज्यों को बाजार से अलग अलग से उधार लेने के बजाय खुद ज़रूरत के हिसाब से उधार ले और जीएसटी शेष को 2020-21 के पार बढ़ाकर बकाया भरा जाए। चिट्ठी लिखने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य उधार लेंगे तो इसे चुकाने का बोझ बढ़ जाएगा और वो पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, राज्यों का शोषण करने वाला बोझ डाला जा रहा है, जो पहले ही रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आने और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अतिरिक्त खर्च का बोझ उठा रहे हैं। इस पर गैर बीजेपी शासित राज्य कड़ा रुख अपना रहे हैं और सोमवार को 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के जीएसटी इन 6 मंत्रियों ने ऑनलाइन मीटिंग भी की थी। इस बैठक के बाद इन राज्यों ने जीएसटी मुआवजे के लिए केंद्र सरकार के उधार लेने वाले विकल्प को खारिज कर दिया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार दे रही है मुफ्त गैस सिलेंडर, ये आखिरी मौका हाथ से निकल न जाए, उठाएं फायदा। कोरोना संकट के चलते अप्रैल में खत्म हो रही फ्री कनेक्शन देने की समय सीमा को सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया था। लिहाजा अब लोगों के पास इस योजना का फायदा लेने के लिए यह महीना बचा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर पाने का ये आखिरी महीना है। सरकार इस योजना के तहत सितंबर महीने में बीपीएल कैटेगरी के लोगों को फ्री सिलेंडर दे रही है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के जरिए अब तक करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है। यह स्कीम देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली है। इसके अलावा इसके जरिए कम आय वाले परिवारों तक गैस सिलेंडर की पहुंच को भी बढ़ावा मिलता है। कोरोना संकट के चलते अप्रैल में खत्म हो रही फ्री कनेक्शन देने की समय सीमा को सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया था। लिहाजा अब लोगों के पास इस योजना का फायदा लेने के लिए यह महीना बचा है। इस योजना का वास्तविक उद्देश्य परिवारों को एलपीजी से खाना पकाने की ओर शिफ्ट करना है, जो चूल्हे के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण करती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग चलाई जा रही इस योजना का खास फोकस महिलाओं पर है। बीपीएल परिवार की कई महिला आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म भरकर नज़दीकी एलपीजी केंद्र में जमा करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है, जिसके बाद आप आसानी से खुद को इस स्कीम से जोड़कर फायदा ले सकते हैं। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम का प्रिंट, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार जेईई नेट और एनडीए के स्टूडेंट को रेलवे ने दी सुविधा, 56 स्पेशल ट्रेन चलने का ऐलान। रेलवे ने बिहार में जेईई नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए अब तक 56 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को भी
दी जाएगी। बिहार में ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम जेई नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस सेंटर नेट और नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को यात्रा की सुविधा देने के लिए रेलवे ने अब तक 56 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 20 जोड़ी मेनू डेमू स्पेशल ट्रेन और 8 जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि बिहार के छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेईई मेंस, नेट और एनडीए की परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा हेतु रेलवे ने 4 से 15 सितंबर तक और 8 जोड़ी रेलवे इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे छात्रों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले रेल मंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं कि बिहार में जेईई मेंस, नेट व एनडीए में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा हेतु भारतीय रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी मेनू डेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नेट 13 सितंबर को, जबकि ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई 1 से 6 सितंबर तक आयोजित है। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में नया खुलासा। बहन प्रियंका को मौत से 1 महीने पहले बनाया गया था बैंक अकाउंट नॉमिनी। सुशांत सिंह अपनी बहन प्रियंका सिंह को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी बनाया था। यह डेवलपमेंट सुशांत की मौत के 1 महीने पहले 20 मई के आसपास हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को 3 महीने होने जा रहे हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट इस बात का इशारा करती हैं कि सीबीआई को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता चलता है वो कि एक्टर को 14 जून को मर्डर किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एजेंसी इन मामलों को आत्महत्या के रूप में भी देख रही है और आत्महत्या के लिए उकसाने में रिया चक्रवर्ती और अन्य करीबी सहयोगियों के खिलाफ जांच कर रही है। इस केस से जुड़े नए अपडेट में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि सुशांत सिंह ने अपनी बहन प्रियंका सिंह को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी बनाया था। यह डेवलपमेंट सुशांत की मौत के करीब 1 महीने पहले 20 मई के आसपास हुआ था। रिपोर्ट में सुशांत और एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव के बीच व्हाट्सएप चैट का खुलासा किया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पर बातचीत की गई है। यह रिपोर्ट में यह दावे के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि रिया सुशांत के फाइनेंस को कंट्रोल कर रही थी। साथ ही यह उन आरोपों को खारिज करती है कि सुशांत के अपने बहनों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे। इस हाई प्रोफाइल डेथ केस की जांच 3 एजेंसियां कर रही हैं। सीबीआई वर्तमान में सुशांत की मौत जुटी घटनाओं की जांच कर रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी सुशांत के पिता के सिंह के एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की से जांच कर रही है। इसमें 15 करोड़ रुपए के हेरफेर के आरोप लगाए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद इस मामले में शामिल हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कर्मियों में मचा हड़कंप। 2 संयुक्त निदेशकों को समय पूर्व रिटायरमेंट देकर भेजा घर। डीओपीटी ने समय पूर्व रिटायरमेंट को लेकर 28 अगस्त को एक पत्र जारी किया था। इसके तीसरे दिन यानी 31 अगस्त को लोकसभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक प्रणव कुमार और कावेरी जायसवाल को क्लॉज 1 ऑफ रूल 56 ऑफ FR व रूल ऑफ लोकसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्त रूल्स 1955 के अंतर्गत रिटायरमेंट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह जारी अपने उस आदेश पर अमल शुरू कर दिया है जिसमें अफसरों और कर्मियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त देने की बात कही गई थी। इसकी शुरुआत लोकसभा सचिवालय से हुई है। वहां कार्यरत 2 संयुक्त निदेशक प्रणव कुमार और कावेरी जायसवाल को
31 अगस्त के दिन समय पूर्व रिटायरमेंट देकर घर भेज दिया गया है। नियमानुसार उन्हें 3 माह का अग्रिम वेतन व दूसरे भत्ता प्रदान किए गए हैं। इस सूचना के बाहर आते ही केंद्र सरकार के दूसरे अफसरों व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से बताते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में निचले स्तर से लेकर आला ओहदे पर बैठे सभी कर्मियों की समीक्षा रिपोर्ट तलब की है। हालांकि इसमें वे अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जिनकी आयु 50-55 वर्ष से ज़्यादा या उनका सेवा काल 30 साल से अधिक हो गया है। खास बात है कि DOPT ने समय पूर्व रिटायरमेंट को लेकर 28 अगस्त को एक पत्र जारी किया था। इसके तीसरे दिन यानी 31 अगस्त को लोकसभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक प्रणव कुमार और कावेरी जायसवाल को क्लाज 1 ऑफ रूल 56 ऑफ FR व रूल ऑफ लोकसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्त रूल्स 1955 के अंतर्गत रिटायरमेंट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन दोनों अफसरों को यह अंदाजा नहीं था कि केंद्र सरकार समय पूर्व रिटायरमेंट सूची में सबसे पहला नाम उन्हीं का लिखेगी। इन दोनों अफसरों को अपने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के कागजात को हस्ताक्षर करने पड़े। केंद्र सरकार के आदेश में यह बात कही गई थी कि आवधिक समीक्षा के नियम को अब सख्ताई से लागू किया जाए। आवधिक कार्य समीक्षा रिपोर्ट और जनहित उन दोनों के मद्देनजर किसी भी अधिकारी या कर्मी को उसके तय रिटायरमेंट से पहले घर भेजा जा सकता है। समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनाल्टी नहीं है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के मकसद से मूल नियम FR व CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत समय पूर्व रिटायरमेंट दी जा सकती है। सरकार ने अपनी इस मुहिम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। DOPT के मुताबिक समय पूर्व रिटायरमेंट देना जबरन सेवानिवृत्त नहीं है। इसे दंड न माना जाए। किसी भी सक्षम अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को FR 56J रूल्स 48AB ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत अधिकारी व कर्मी को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर भेजे जाने का आदेश जारी कर सकती है। हालांकि ऐसे केस में जनहित को देखा जाता है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।